welcome back to Amara classes. Kushi this side, your commerce mentor. Back with another session. Unit 8 हमारा चल रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन. आज का हमारा जो नया टॉपिक है उस पर बात करेंगे इस सेशन में, जो कि होने वाला है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, है ना. ओके आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, है ना. ये क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है ना. कितने प्रकार से हम लोग जो वर्कर्स होते हैं उनको हम हमारे मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीजें हम इस वाले टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में. ठीक है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले तो देखो, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी या वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या WPM, है ना. वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जहां पे जो वर्कर्स होते हैं, जितने भी कंपनी में जितने एम्प्लॉयज होते हैं, जितने वर्कर्स होते हैं, उनको भी ये मौका दिया जाता है कि वो लोग क्या करें. जो हमारे मैनेजमेंट है ना, जो हमारा मैनेजमेंट है उसकी डिसीजन मेकिंग में, है ना, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस होती हैं उनमें उनको एक्टिवली इन्वॉल्व होने का मौका जो है वो दिया जाना चाहिए. ये देखो, अब भाई आप कोई भी कंपनी में हो और आपने इतने सारे एम्प्लॉयज रख रखे हैं, वर्कर्स रख रखे हैं, अगर आप उनको मौका नहीं दोगे क्रिएटिवली सोचने का या इन्वॉल्व होने का, सिर्फ उन पे चीजें थोपोगे तो ये ऐसे नहीं चलेगा, है ना. अगर आपको एक फैक्ट्री या ऑफिस में डिसीजंस जो है लेने हैं और आप अगर सोचो कि सिर्फ डिसीजन जो है वो मैनेजरियल लेवल पर ही लिए जाएंगे और हम वर्कर्स और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको इग्नोर कर देंगे, तो क्या ये काम जो हमारे कंपनी में चल रहा है वो स्मूथली चलेगा? क्या वो लोग अच्छे से काम करेंगे? क्या वो लोग फिर मोटिवेटेड रहेंगे? क्या बिल्कुल भी नहीं, है ना. वो लोग बिल्कुल उनको वो संतुष्ट भी नहीं रहेंगे उनके कामों से, है ना. तो ये इसी की वजह से है कि जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो लेकर आया है. और वर्कर्स पार्टिसिपेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ ये बोलता है कि वर्कर्स जो है, जो वर्कर्स हैं उनको जो वर्कर्स और जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो साथ में जो मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेती है उनको एक आवाज दी जाए कि उनकी भी ओपिनियंस, उनके भी आइडियाज, उनके भी सजेशंस जो है वो लिए जाए, है ना, ताकि वो अच्छे से काम करे, उनको भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप मेंटेन करने का मौका मिले, जॉब सेटिस्फैक्शन उनको मिले और जो काम करने की क्षमता वो बढ़ा पाएंगे वो इन सब चीजों के बाद बढ़ा पाएंगे, है ना. और डिसीजन मेकिंग जो है डेफिनेटली वो मैनेजरियल लेवल का काम तो है, लेकिन वर्कर्स भी उसमें अगर कंट्रीब्यूट करेंगे, वर्कर्स भी अगर अपने क्रिएटिव आइडियाज जो है वो कंट्रीब्यूट करवाने में उनको हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली काम और भी इजी और काम और भी अच्छा हो सकता है. तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट यही चाहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज, जितने भी वर्कर्स काम करते हैं कंपनी में, उनको भी मौका दिया जाए कि वो लोग भी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना आइडियाज, अपने ओपिनियंस जो है वो शेयर कर सके. तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट WPM, इट रिफर्स टू आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व कर रहे हो, किस चीज में इन्वॉल्व कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, ठीक है. कोई भी निर्णय लेने के लिए उनको इन्वॉल्व कर रहे हो, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. इट इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं उनको एक वॉइस दी जाती है, एक आवाज दी जाती है. कहा? मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के. अब क्या किया जा रहा है, उनको भी अलाउ किया जा रहा है, उनको भी बोला जा रहा है कि आप अपने आइडिया शेयर करो, अपने ओपिनियन शेयर करो, आप अपने सजेशंस दो, है ना. और ये कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली पूरी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, जो क्या बोलता है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है, जो वर्कर्स हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके बीच एक अच्छी रिलेशनशिप जो है वो बनी रहे और जो जॉब सेटिस्फैक्शन इनहांस करती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है. ठीक है. WPI में वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो है वो ये इंश्योर करता है दैट जो वर्कर्स है दे डू नॉट रिमेन मियर एम्प्लॉयज बट बिकम एक्टिव स्टेक होल्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या इंश्योर कर रहा है कि भाई जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स है, सिर्फ वर्कर्स ही रह के ना रह जाए, बट उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेक होल्डर, एक एक्टिव स्टेक होल्डर का हिस्सा होना चाहिए, जो उनके अंदर क्या क्या चीजें डेवलप करता है. भाई डेफिनेटली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करेगा, उनको मोटिवेटेड रखेगा, उत्साहित रखेगा, ठीक है, प्रोत्साहित रखेगा, उनके कमिटमेंट रहेंगे ना, तो वो अपने काम को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे. इट विल लीड्स टू बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन. डेफिनेटली अगर ये सारी चीजें होंगी तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस भी जो है वो इम्प्रूव कर पाएगी, है ना. अब WPM आई थिंक आपको समझ में आया होगा WPM क्या है.
वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे आप कर्मचारी को, है ना, प्रॉपर भागीदार बनाने में हेल्प करते हो, ताकि वो जितनी भी डिसीजन मेकिंग है ना, जो जितने भी हमारे निर्णय होते हैं उनमें क्या कर सके, पार्ट ले सके। ठीक है, बेसिकली इतना ही है, इससे ज्यादा इसको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखो ये क्या करता है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दोगे, है ना, जब आप उसको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दोगे, तो सबसे पहली चीज क्या होगी, इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन रहेंगे, है ना। अभी अपन ने बात करी, वहीं से हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स निकालते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो मेंटेन रहेंगे, है ना, आपके जो औद्योगिक संबंध है वो बेहतर रहेंगे। जब आप वर्कर्स के ओपिनियन भी सुनोगे, है ना, जब आप वर्कर्स के ओपिनियन सुनोगे तो स्ट्राइक्स और कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे वो कम होंगे। तब क्या होंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपके मेंटेन रहेंगे, है ना। इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन रहेंगे, विच मींस इट इनहांस व्हाट, इट इनहांस इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। मतलब आप जब वर्कर्स को बोल रहे हो कि आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो, तो ये किस मुद्दे पे बात कर रहा है कि आप इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो, और सभी को स्वतंत्रता यहाँ पे दी जा रही है कि आप अपनी जो काम है वो उस चीज को उस में रखो। ठीक है, फिर आप बोल रहे हो इंप्रूविंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स। ठीक है, इंप्रूविंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, जहां पे देखो जब एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर्स इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग में, तो आपसी मतभेद भी खत्म होंगे और उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप जो होंगे वो भी डेवलप होंगे, इंप्रूव होंगे। फिर बात करते हैं बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, है ना, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी इन्वॉल्विंग वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। जब आप वर्कर्स को, आप जब जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनको जब डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने दोगे, तो डेफिनेटली उनको भी उनका मोरल बूस्ट होगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि यार मुझे, हम लोगों को भी क्या दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है। तो इससे क्या होंगे, वर्कर्स जब मोटिवेटेड रहेंगे तो डेफिनेटली काम करने की एफिशिएंसी जो है, उत्पादकता में भी वृद्धि जो आएगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब भाई जो भी विवाद होते हैं औद्योगिक में, वो सारी चीजें भी कम होगी जब एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो पार्टिसिपेशन से जितनी भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जितने भी मतभेद होते हैं आपस में, वो सारी चीजें जो होंगी वो आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इट इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। यस, क्यों नहीं बढ़ाएगा भाई, जब एम्प्लॉयज को ऐसा मौका मिलेगा तो उनको भी वैल्यू फील होगा कि यार नहीं, हम भी किसी काम के हैं, वर्थ है ना। तो उनके जब ओपिनियंस मैटर करेंगे, तो जब वर्कर्स को लगेगा कि यार मेरे भी ओपिनियन सुने जाते हैं, मेरे भी आइडियाज सुने जाते हैं, तो उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगी। और वर्क कंडीशन तो अच्छा हो ही जाता है, इट इंश्योर्स बेटर वर्क कंडीशन। जब आप सभी को मिलकर लेकर साथ चलते हो तो एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होता है। तो ये जो है वो पूरी तरीके से वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो है वो आपको बोलता है। ठीक है, और इसी से फिर आप एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी ला सकते हैं ना, जब वर्कर्स अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझने लग जाते हैं, तो इनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आ जाती है कि यार हम सब एक ही कंपनी का पार्ट है, हमको उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो आप देखो, कंपनी की जो सक्सेस होती है ना, कंपनी की जो सक्सेस होती है वो बहुत हद तक के जो एम्प्लॉयज होती है, मतलब ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज पे ही डिपेंड करती है। अगर एम्प्लॉयज को आप किस तरीके से ट्रीट करोगे, है ना, अगर उनको अच्छा ट्रीट करोगे तो वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, बुरा ट्रीट करोगे तो उतना ही बुरा परफॉर्म करेंगे, है ना। तो एम्प्लॉयज को अच्छा ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। अगर आप एम्प्लॉयज को ही अच्छा ट्रीट नहीं करोगे, मेन एसेट क्या है आपकी कंपनी का, मेन एसेट क्या है ना, मेन एसेट तो आपका ह्यूमन रिसोर्स है। जितने भी आपके एचआर, जितने भी आपके वर्कर्स काम करें, जितने भी आपके एम्प्लॉयज आपके अंडर काम कर रहे हैं, वही आपका मेन एसेट है आपकी कंपनी का। अगर आप उनको ही खुश नहीं रखोगे तो फिर वो अच्छे से काम कैसे ही करेंगे, है ना। तो एचआर में आपको वर्कर्स को पार्टिसिपेट करवाना भी बहुत जरूरी होती है मैनेजमेंट में, ताकि वो आपकी बिजनेस में अच्छा काम करें और आपकी आपकी ही बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, बिजनेस की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा सके। ठीक है, आगे बात करें, देखो अब वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में मतलब उनके भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अब क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे कि इनफॉर्मल कंसल्टेंसी से लेकर फॉर्मल मेकिंग स्ट्रक्चर्स तक के आपके अलग अलग डिफरेंट पार्टिसिपेशन की टेक्निक्स, डिफरेंट पार्टिसिपेशन के फॉर्म्स या लेवल्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं अब नेक्स्ट में। जिसमें पहला है आपका इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। क्या बोल रहा है इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन, इसके बारे में जानते हैं। इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन या जिसे हम बोलते हैं अनौपचारिक भागीदारी,
ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, अनौपचारिक भागीदारी या सूचनात्मक भागीदारी। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनौपचारिक या सूचनात्मक भागीदारी हम इसमें बोलते हैं। अब इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है ना, सूचनात्मक भागीदारी का मतलब पता है क्या होता है, जब यहाँ पे वर्कर्स जो है, जितने भी वर्कर्स हैं, वो उनको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस और परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन, मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे वर्कर्स को सिर्फ डिसीजन के बारे में इंफॉर्म किया जा रहा है, डिसीजंस के बारे में इंफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, ना कि इन्वॉल्व किया जा रहा है। इससे आपको समझ में आएगा। देखो क्या बोल दिया मैंने, इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन, यहां से आप वर्ड पकड़िए। इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसमें आपको निर्णय लेने या डिसीजन मेकिंग में कोई भी आपका रोल जो है यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ पता होगा कि क्या डिसीजन ऊपर में लिए गए हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि लिया और वो कर दिया, यहाँ पे सिर्फ आपको बताया जा रहा है। ये भी एक प्रकार का पार्टिसिपेशन ही होता है, जब आप वर्कर्स को ये बता रहे हो कि आपने क्या निर्णय लिया। बस यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज होती है कि यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या मेंटेन कर रहे हो भाई, यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो ट्रांसपेरेंसी, कि भाई आप जितनी भी चीजें कर रहे हो वो आप एटलीस्ट अपने एम्प्लॉइज को बता रहे हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पारदर्शिता जो है वो सुनिश्चित की जाती है। बाकी यहाँ पे कोई भी डिसीजन मेकिंग में सजेशंस नहीं लिए जाते वर्कर्स के, है ना, और ना ही मैनेजमेंट की तरफ से कोई अपडेट यहाँ पे दी जाती है कि हम लोग डिसीजंस ले रहे हैं, आप लोग आइए, आप अपने क्रिएटिव आइडियाज, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ सूचना दी जा रही है, और वो उनको पता है कि उनके यहाँ पे आइडियाज नहीं लिए जाएंगे, उनको सिर्फ ये देखना है कि हाँ डिसीजंस हो चुके हैं, ये डिसीजन हुआ है, अब हमें पता है। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इंक्लूड की जा रही है। भाई पारदर्शिता होनी जरूरी है कि जो भी डिसीजंस मैनेजमेंट ले रही है वो एम्प्लॉइज को भी पता हो। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की कैसी है, एक प्रकार का वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का तरीका है, इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन है। ठीक है, भले ही आप उनकी कोई भी वो ना लो, लेकिन डेफिनेटली आप यहाँ पे उनको बता रहे हो। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लो कि कोई भी एचआर मीटिंग्स हुई और उसमें कुछ न्यू पॉलिसीज को ऐड किया गया है ना, न्यू पॉलिसीज को ऐड किया गया है। वो पॉलिसीज में इन लोगों को नहीं बताया कि पॉलिसीज में आप भागीदारी दो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो पॉलिसीज ली गई हैं, बनाई गई हैं, उनके बारे में एम्प्लॉयज को नोट नोट सॉरी एम्प्लॉयज को बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रकार की पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन क्या है वो मैं बताती हूँ। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन समझ में आया, इतना कोई हाईफाई नहीं है इसमें, सिर्फ आपको वर्कर्स को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बाकी इनका कोई भी लेना देना नहीं है डिसीजन मेकिंग में, और ना ही इनसे कोई आइडियाज लिए जा रहे हैं, ना ही कोई सजेशंस लिए जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज मेंटेन की जा रही है, वो है ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता। ठीक है, उसके बाद आती है परामर्शात्मक भागीदारी या कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन कैसी होती है भाई, कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन, देखो नाम से ही समझिएगा, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेटिव थी, इंफॉर्मेटिव बोले तो आपको यहाँ पे कुछ भी भागीदारी नहीं दी जा रही है, आपको यहाँ पे सिर्फ आपको बताया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है अबाउट वॉट एवर द डिसीजन हैव बीन टेकन बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप की पार्टिसिपेशन कैसी है, कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव यानी परामर्शात्मक, मतलब यहाँ पे आप लोगों को भी मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे आप सिर्फ वर्ड से समझने की कोशिश कीजिएगा। कंसल्टेटिव, यहाँ पे आपको भी कंसल्ट किया जा रहा है, यहाँ जितने वर्कर्स हैं उनको भी अपनी राय देने का मौका मिलता है। पर यहाँ पे आप अपनी जो राय है वो तो दे सकते हैं, लेकिन जो डिसीजंस होते हैं वो तो मैनेजमेंट लेती है, जो डिसीजंस होते हैं वो मैनेजमेंट लेती है, लेकिन यहाँ पे आप सजेशंस जो है, सजेशंस वगैरह जो है वो वर्कर्स और एम्प्लॉइज जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, सजेशंस आप दे सकते हो, लेकिन डिसीजंस जो होंगे वो मैनेजमेंट लेवल के हाथ में होंगे। वर्कर्स सजेशंस दे सकते हैं, पर उन्हें उन्हें मानना या ना मानना मैनेजमेंट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है ना।
ये चीजें। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो कि भाई वर्कर्स से सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स के लिए आप फीडबैक ले रहे हो, लेकिन क्या करना है वो आपके हाथ में है ना, वर्कर्स की सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स। इसमें उनसे आपने पूछ लिया कि भाई आप बताओ क्या करना चाहिए, लेकिन आपने ही डिसीजन ले लिया। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की पार्टिसिपेशन की, दैट इज एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। एसोसिएटिव या संयुक्त भागीदारी, नाम से समझने की कोशिश कीजिएगा, सहयोगात्मक या संयुक्त भागीदारी। अब इस पर आप क्या कर रहे हो, इस लेवल पर जो वर्कर्स और मैनेजमेंट जो है वो मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। भाई संयुक्त या एसोसिएटिव या संयुक्त या सहयोगात्मक मतलब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो डेफिनेटली मैनेजमेंट के पास होती है, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो साथ में मिलकर मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। डिस्कशंस में, प्लानिंग्स में, सभी में इनको इन्वॉल्वमेंट दिया जाता है, पर सिर्फ डिसीजन मेकिंग का जो लास्ट राइट होता है वो आपका मैनेजमेंट के पास है। देखो डिसीजन मेकिंग का राइट तो डेफिनेटली मैनेजमेंट के पास है, यहाँ तो हम सिर्फ पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। अब ये कैसे प्रकार का पार्टिसिपेशन है, देखो सूचनात्मक में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई, परामर्शात्मक में, कंसल्टेटिव में आपको पूछा गया कि आप कुछ सजेशन देना चाहो तो आप दे सकते हो, लेकिन डिसीजन मैनेजमेंट का। अब एसोसिएटिव में क्या है कि जो वर्कर्स और मैनेजमेंट, आपका जो वर्कर्स है और जो मैनेजमेंट है, छोटा लिख देती हूँ, वर्कर्स और मैनेजमेंट है, दोनों साथ में मिलकर बैठे हुए हैं, दोनों साथ में मिलकर चाय कॉफी पी रहे हैं, बढ़िया है ना, दोनों साथ में मिलकर बैठे हैं, है ना, साथ में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के सजेशंस ले रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मिलकर काम कर रहे हो, लेकिन जो फाइनल राइट होता है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग, फाइनल या जिसको हम लास्ट राइट बोलेंगे ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो तो डेफिनेटली आपका मैनेजमेंट के पास ही रहेगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर तो मैनेजमेंट के पास ही रहेगी, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन की यहाँ पे बात हो रही है, भागीदारी की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट टाइप की है आपकी पार्टिसिपेशन, वो है प्रशासनिक भागीदारी या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। नाम से थोड़ा थोड़ा ना आप समझने की कोशिश किया करो कि ये कैसी टाइप की है। जैसे हमने सूचनात्मक के बारे में बताया, परामर्शात्मक के बारे में बताया, संयुक्त के बारे में बताया, प्रशासनिक के बारे में अब बताते हैं आपको। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है, यहाँ पर इस लेवल पर वर्कर्स डेफिनेटली मैनेजरियल डिसीजन में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, है ना, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग में शामिल तो हो रहे हैं, और यहाँ पे सजेशंस भी दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक उनको डिसीजन लेने का भी अधिकार होता है, डिसीजंस लेने का भी यहाँ पे उनको अधिकार दिया जा रहा है कुछ हद तक। ठीक है, कुछ हद तक उनको अधिकार दिए जाते हैं डिसीजन मेकिंग में भी, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक की बात करें, मतलब वर्कर्स की पावर जो है वो थोड़ी सी बढ़ाकर पार्टिसिपेशन से डिसीजन मेकिंग तक की भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव वाली पार्टनरशिप में लेकर आते हो। यहाँ पे वर्कर्स की पावर बढ़ जाती है और उन्हें डेली ऑपरेशंस मैनेज करने का भी आपको यहाँ पे रोल कई बार दे दिया जाता है, कुछ एरियाज में कई बार डिसीजन भी लेने की पावर आपको दे दी जाती है ना, समझ में आया। ओके, देन देन डिसाइसिव पार्टिसिपेशन या निर्णयात्मक या निर्णायक भागीदारी। ठीक है, अब निर्णायक भागीदारी या डिसाइसिव पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें, ये क्या होता है भाई, देखो अब ये सबसे हाईएस्ट लेवल का पार्टिसिपेशन है। देखो अब इसमें वर्कर्स आपके एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, किस चीज में, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन डिसीजन मेकिंग, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, अब देखो अभी तक के तो पार्टनर्स को कुछ हद तक के ही पावर्स मिली थी, लेकिन डिसाइसिव मतलब पूरे डिसीजन लेने का पावर भी अब किसके पास है, अब है आपका वर्कर्स के पास। नाम से चीजें क्लियर हो जाती हैं, डिसाइसिव या निर्णायक मतलब अब यहाँ पे आप निर्णय लेने की शक्ति भी आप रखते हो। ठीक है, वर्कर्स पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का भी एक बढ़िया हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्कर्स को कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव को रख देना, है ना, वो भी पूरी तरीके से काम लेता है, डिसीजन लेने में पूरी भागीदारी उसकी रहती है। तो ये इस कुछ प्रकार के आपके फॉर्म्स थे, लेवल्स थे, ठीक है, ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। कैसे कितने स्तर हैं, कितने प्रकार हैं डब्ल्यूपीएम के, वो हमने देखे। पहला हमने क्या देखा भाई, पहला हमने देखा
सूचनात्मक, इंफॉर्मेटिव, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ भी अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ डिसीजंस के बारे में बताया जा रहा है, उनसे पूछा नहीं जा रहा, उनसे सजेशन नहीं लिया जा रहा है, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की बात की जा रही है। फिर आया अपने पास कंसल्टेटिव पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन, परामर्शात्मक भागीदारी। इसमें क्या बोला जा रहा है कि भाई डिसीजंस आप डिसीजन मेकिंग में आप सजेशंस दे सकते हो, आप अपना विचार विमर्श पेश कर सकते हो, आइडियाज दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होगा वो आपके मैनेजमेंट के हाथ में होगा। फिर हमने देखा एसोसिएटिव या संयुक्त भागीदारी, यहाँ पे दोनों मिलकर काम करते हैं, है ना, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन फाइनल जो राइट होगा मैनेजमेंट के पास होगा अबाउट डिसीजन मेकिंग। फिर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सा कुछ हद तक अधिकार आपको डिसीजन मेकिंग में दिया जा रहा है, किसको, वर्कर्स को, बाकी फाइनल जो होगा वो मैनेजमेंट के पास। अब निर्णायक भागीदारी, डिसाइसिव, पूरे डिसीजन मेकिंग की शक्ति, एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कौन, वर्कर्स, ठीक है, समझ में आया डब्ल्यूपीएम के कुछ स्तर, ओके, ये चीज याद रखिएगा, कई बार इससे क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं, ठीक है, किस प्रकार की पार्टनरशिप है, तो मैंने आपको बताया, बस आप नाम याद रखिए, इन्फॉर्मेटिव, है ना, इन्फॉर्मेटिव बोले तो यहाँ पे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कंसल्टेटिव आपसे पूछा जा रहा है, एसोसिएटिव आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ हद तक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो दी जा रही है, कुछ हद तक आपकी पावर्स जो है वो बढ़ रही है, डिसाइसिव आप यहाँ पे खुद भी डिसीजन जो है वो ले सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बहुत पावरफुल टूल होता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में, जो आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी और इन एफिशिएंसी को मेंटेन करता है, ठीक है, और किस प्रकार से आप अपने वर्कर्स को पार्टिसिपेट करवा सकते हो वो अभी हमने देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, हाँ, अब आता है फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, किस प्रकार से आप वर्कर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रकारों से उनको इन्वॉल्व कर सकते हो, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने स्तर देखे कि हम कैसे उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, कितने प्रकार तक उनको, कितने लेवल तक हम पावर्स दे सकते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ कितने फॉर्म्स में, कितने लेवल्स पे, कितने प्रकारों से हम उनको इन्वॉल्व करने का मौका दे सकते हैं मैनेजरल डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। पहले बात करते हैं वर्क्स काउंसिल की, ठीक है, वर्क्स काउंसिल की बात करें पहले, हाँ, कार्य परिषद, वर्क्स काउंसिल, वर्क्स काउंसिल क्या होता है भाई, तो वर्क्स काउंसिल एक ना ऑफिशियल बॉडी होती है, क्या होती है भाई, एक ऑफिशियल बॉडी होती है, जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच एक कम्युनिकेशन चैनल का काम करती है, क्या काम करती है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच के एक कम्युनिकेशन चैनल का काम करती है। यहाँ पर जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है, दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, समझ में आया आपको, है ना, जो हमारी वर्क काउंसिल है एक फॉर्मल बॉडी है ना, यहाँ पे जो आपके वो होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, दोनों ही मिलकर कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों के बीच की जो है वो दोनों के बीच में काम होते हैं। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट मैटर्स, किस प्रकार के मैटर्स को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, तो जैसे कि किन किन इश्यूज के बारे में बात कर सकते हो, जैसे कि आपकी वर्किंग कंडीशन हो गई, सेफ्टी हो गया, एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, तो जितनी भी रिलेटेड इशू है, वर्क प्लेस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनके बारे में आप ज्यादा यहाँ पे बात कर सकते हो। इट इज नथिंग बट इट इज फॉर्मल बॉडी, है ना, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय को मौका दे रहे हो डिसीजन मेकिंग में। अब आप डिसीजन किन किन इश्यूज से बना सकते हो, किन किन इश्यूज पर आप बात कर सकते हो, जैसे कि वर्किंग कंडीशन हो गई, सेफ्टी हो गया, है ना, एम्प्लॉय वेलफेयर हो गया, और सैलरी स्ट्रक्चर्स के बारे में भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, सैलरीज हो गई, है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज वगैरह हो गई, तो यहाँ पे आप वर्क्स काउंसिल में क्या कर सकते हो, इनको इन्वॉल्व करके इनके साथ आप ये सारी मैटर्स जो है वो डिस्कस कर सकते हो। वर्क काउंसिल क्या है ये याद रखिएगा, एक बढ़िया सी ऑफिशियल बॉडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ही बॉडी होती है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन एक वर्क काउंसिल मेंटेन कर देती है, कई बार करती है, तो उनके अंदर की बॉडीज होती है जहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड होते हैं, वहां पे उनको मौका दिया जाता है कि आप लोग भी आइए, साथ में बात करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में सजेशंस ले सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी कार्य परिषद की या वर्क काउंसिल की। उसके बाद आता है आपका
एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड, ठीक है, कर्मचारी का जो प्रतिनिधि होगा वो बोर्ड में आप यहाँ पे एक रख रहे हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। हाँ, देखो, इस मॉडल में क्या होता है, जो वर्कर्स हैं उनको कई बार, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने पढ़ा है ना, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो उनका जो पूरा ग्रुप होता है उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, डेफिनेटली यस। अब कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी किसी एक एम्प्लॉय को पार्ट बना दिया जाता है ना, एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है, किसी भी एम्प्लॉय को एज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर दिया जाएगा और वो क्या करेगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सर्व करता है। अब इसे हम को डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं। अब ये क्या करता है, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जब पार्ट बन जाता है, तो ये जब पार्ट बन जाएगा तो वो क्यों बनता है, ताकि वो भी कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस का जो है हिस्सा बन सके। अब जब कोई भी एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो पूरे एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके वजह से एम्प्लॉयज को बड़े बड़े लेवल के डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने का मौका जो है वो भी मिल जाता है। ये वर्कर्स की आवाज को टॉप लेवल डिसीजंस तक पहुंचाने का एक स्ट्रॉन्ग टूल, स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन है कि भाई एक एम्प्लॉय जो है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर डाल दो, जितने भी डिसीजंस होंगे वो पूरे एम्प्लॉयज को क्या करने वाला है, वहां पे रिप्रेजेंट करने वाला है। तो एक और तरीका हो जाता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का वर्कर्स का। सेकंड, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है जॉइंट कंसल्टेशन कमिटीज या संयुक्त परामर्श समितियां। अब जेसीसी या जॉइंट कंसल्टेशन कमिटीज क्या होती है, तो ये ऐसी कमिटीज होती है इस फॉर्म में, है ना, वर्कर्स और मैनेजमेंट जो है मिलकर क्या करते हैं, एक कमिटी फॉर्म करते हैं, है ना, एक समिति फॉर्म करते हैं जो क्या करती है, रेगुलर डिस्कशंस वगैरह लेती है, मीटिंग्स वगैरह बनाती है ना, और ऑपरेशनल और एचआर रिलेटेड इश्यूज जो है यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। ये बहुत सारे इश्यूज, वर्क प्लेस इश्यूज हो गए, है ना, कुछ सर्टेन मैटर जैसे एचआर रिलेटेड इश्यूज हो गए, आपके कोई भी डिसीजंस लेने हो तो यहाँ पे आप ज्वाइंट कंसल्टेशन कमेटी, जो कि ज्वाइंट कंसल्टेशन, ज्वाइंट बोले तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों की, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों की ज्वाइंट कंसल्टेशन यहाँ पे बनाई जाती है। यहाँ पे एम्प्लॉय का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, मैनेजमेंट होगा, साथ में मिलकर क्या करते हैं, कुछ कुछ इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं और डिसीजन वगैरह जो है वो लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वर्क काउंसिल, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड्स, देन जेसीसी। ठीक है, फिर आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है भाई, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है सामूहिक सौदेबाजी। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग सामूहिक सौदेबाजी। अब इस मॉडल में क्या होता है, तो इस मॉडल में वर्कर्स की यूनियन और मैनेजमेंट के बीच क्या होता है, निगोसिएशन होते हैं, बार्गेनिंग होती है, निगोसिएशन होते हैं, किनके बीच में, एम्प्लॉय यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच में निगोसिएशंस होती है ना। ठीक है, निगोसिएशंस होती है ताकि जो एम्प्लॉयज हो उनके लिए बेटर वर्क कंडीशन, बेटर सैलरीज, सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करी जा सके। ठीक है, ट्रेड यूनियंस का यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है। ट्रेड किन की बात करी हूं मैं, जो ट्रेड यूनियंस होते हैं उनका यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो रिलेशन होता है, स्ट्रॉन्ग रोल होता है। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्राइक्स होते हैं उनको अवॉइड करने में ये सारी चीजें मदद करती हैं, ताकि जो दोनों पार्टीज हैं वो एक म्यूचुअली एग्रीमेंट, म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट जो है उस पर आ जाए, वो तय कर ले, है ना। कलेक्टिव बार्गेनिंग में इसलिए जो एम्प्लॉय यूनियंस होते हैं, जो ट्रेड यूनियंस होती हैं और जो मैनेजमेंट होती है, उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। अब वो बातचीत नेगोशिएशंस किसके बेसिस पे हो सकती है, देखो वेजेस के बेसिस पे हो सकती है, उनके रोजगार के बेसिस पे हो सकती है, उनको क्या बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए, क्या वर्किंग आवर्स होने चाहिए, और जितनी भी वर्क प्लेसेस पॉलिसीज होंगी उनके बीच में ये जो ट्रेड यूनियंस है और मैनेजमेंट, और ये सारे एम्प्लॉय की ट्रेड यूनियंस है और उनके मैनेजमेंट के बीच में काम हो सकता है। ठीक है, समझ में आया, कलेक्टिव बार्गेनिंग दोनों साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक परामर्श जो है वो सेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर आते हैं क्वालिटी सर्कल्स। मैं देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट कंसल्टेशन कमेटी से भी क्वेश्चन आया है, वर्क काउंसिल से भी क्वेश्चन आया है, ये क्या होती है, किस चीजों पे डिसीजन लेती है, ये क्यों है और ये किस चीज का फॉर्म है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ फॉर्म ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर्स को हम मैनेजमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट करवाने में, क्या क्या चीजें कितने प्रकारों से करवा सकते हैं, ये वो तरीके। उसके बाद आता है आपका क्वालिटी सर्कल या गुणवत्ता चक्र। अब क्वालिटी सर्कल क्या है, तो क्वालिटी सर्कल, सर्कल से समझ लीजिए एक छोटा ग्रुप
है ना, एक छोटा ग्रुप, स्मॉल ग्रुप होता है जहां पे रेगुलर मीटिंग्स वगैरह होती है, रेगुलर मीटिंग्स होती है और साथ में मिलकर एम्प्लॉइज वगैरह बहुत सारे पर्पस, बहुत सारे बहुत सारे मैटर्स को डिस्कस करते हैं, है ना। अब क्वालिटी सर्कल है तो क्वालिटी के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, है ना, क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, है ना। ये यहाँ पे प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की क्वालिटी के इंप्रूवमेंट पे बात की जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं या जितनी भी प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है या जो भी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन देती है उनकी क्वालिटी को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, वो डिसाइड किया जाता है बाय एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट, दोनों कलेक्टिवली इस चीज के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो नाम से कई चीजें हमको समझ में आ जाती है। क्वालिटी सर्कल, भाई गुणवत्ता चक्र, तो कंपनी की क्वालिटी के बारे में बैठकर छोटा ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज साथ में आती है और उसके बारे में बात करती है। ठीक है, ये एक बहुत वॉलेंटरी इनिशिएटिव होता है जिसमें जो वर्कर्स होते हैं ना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में क्या करते हैं, काम करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट के ऊपर बढ़े क्या, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, सजेशन स्कीम, सजेशन स्कीम या सुझाव योजनाएं। अब देखो नाम से ही कई बार ना हमको यहाँ से समझ लाना चाहिए कि सजेशंस दे रहे हैं, सजेशंस कौन दे रहे हैं, जब हम वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो सजेशंस वर्कर्स देंगे। ठीक है, अब इस फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म में वर्कर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो क्या करें, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए, है ना, कुछ सजेशंस वगैरह लेकर आए, है ना। कोई भी चीज है जो उनको लग रही है वो कंपनीज को सजेस्ट कर सकती है, चाहे वो उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो एफिशिएंसी इंप्रूव करने से रिलेटेड हो, चाहे कॉस्ट सेविंग मेजर से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने की बात अगर वो कर रहे हो, ये सारी चीजों में आप यहाँ पे ये करते हो। अब कोई भी कंपनीज क्या करेगी, बेस्ट सजेशंस को रिवॉर्ड भी दे देती है कई बार, तो एम्प्लॉइज ना कई बार खुश हो जाते हैं, मोटिवेट होते हैं कि यार हम अगर अच्छे सजेशंस लेकर आएंगे तो हमें भी रिवॉर्ड दिया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें भी वर्कर पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट का भी एक पार्ट है कि सजेशन स्कीम्स रखते हैं। आप क्या करते हो, एम्प्लॉइज को एनकरेज करते हो कि आप भी हमें कुछ क्या करो, आइडियाज दो, ओपिनियंस दो, इनोवेटिव आइडियाज दो, क्रिएटिव सजेशन वगैरह दो, ताकि हम भी उनको आगे इंप्लीमेंट कर सके। आपके वैल्यू करते हैं इसलिए ये सारी चीजें पूछते हैं, और जिनका उनको अच्छा लगता है सजेशन, कई बार रिवॉर्ड भी दिया जाता है वैल्यूबल सजेशंस को, ताकि और एम्प्लॉइज जो है वो मोटिवेटेड हो आगे और अच्छे अच्छे सजेशंस जो है वो देते रहे। फिर बात करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान या ईएसओपी। ईएसओपीज, ईसॉप्स के बारे में आपने कई बार सुना होगा, कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना। इस सिस्टम में क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इस सिस्टम में कई बार कंपनीज को, स्टॉक बोले तो भैया जल्दी से याद कर लेना शेयर्स, है ना। मैंने आपको बताया था ना कई एम्प्लॉइज जब वो अच्छा काम करते हैं, है ना, बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और कंपनी को बहुत ग्रो करवाने के लिए हेल्प करते हैं, कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ऐसे वर्कर्स को कई बार कंपनी क्या कर देती है, अपने कंपनी के शेयर्स अलॉट कर देती है। क्या कर देती है, शेयर्स अलॉट कर देती है एज रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के तौर पे शेयर्स अलॉट कर देती है। तो एम्प्लॉइज को यहाँ पे क्या कर दिया गया, एम्प्लॉइज को शेयर होल्डर बनने का मौका दिया गया, मतलब उनको भी एक ओनर, एज अ ओनर यहाँ पे फील करवाया जा रहा है ना। एक ओनरशिप का फील जो है वो उनके अंदर डेवलप जब होता है तो उनको मोटिवेट फील होता है, अच्छा फील होता है, वो और अच्छा काम करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, जब कंपनी ग्रो करती है तो वर्कर्स भी फाइनेंशियली उनको बेनिफिट दिया जाता है और उनको फिर इस एज अ शेयर होल्डर जब वो बन जाएंगे तो ओनर कहलाएंगे, तो ओनर जब रहेंगे तो दे कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो ईसॉप्स प्लान क्या होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। जब कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो उनको कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कंपनीज के द्वारा कि वो अपने शेयर्स जो है वो अपने एम्प्लॉय को अलॉट कर देते हैं एज अ रिवॉर्ड, और उनको एज अ एक ओनरशिप की फीलिंग को डेवलप करवाने के लिए, ताकि वो और मोटिवेटेड हो और बाकी एम्प्लॉयज भी उनसे सीखे और मोटिवेटेड रहे और अच्छा काम करने की कोशिश करें, और फिर जब वो ओनर बन ही जाएंगे तो वो डिसीजन मेकिंग में भी काम अच्छा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका एम्प्लॉय सर्वेज एंड फीडबैक सिस्टम। एम्प्लॉय सर्वेज एंड फीडबैक सिस्टम क्या होता है भाई, इसके बारे में बात करते हैं। कर्मचारी सर्वेक्षण और प्रतिक्रिया प्रणाली। अब इस मॉडल में क्या होता है, तो इस मॉडल में कंपनी जो होती है ना वो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज का फीडबैक कलेक्ट करती है, ताकि उनकी कंसर्न्स, उनकी सजेशंस, उन सभी को समझा जा सके। ये एक ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म होता है जहां पे जो भी वर्क प्लेसेस में चीजें चल रही है, जो भी वर्क एनवायरमेंट में चीजें चल रही है, एम्प्लॉयज से पूछा जाता है, फीडबैक लिया जाता है कि सारी चीजें सही है या नहीं है। अब जो एम्प्लॉय सर्वेज
है उनका काम का एनवायरमेंट पॉलिसीज, लीडरशिप और जॉब सेटिस्फैक्शन जैसे फैक्टर्स को इवैल्यूएट करने में क्या करती है, मदद करती है कि भाई हमारी कंपनी की वर्क एनवायरनमेंट किस प्रकार से चल रही है ना, वो लोग सेटिस्फाइड रह रहे हैं या नहीं है, या जो भी पोटेंशियल एरियाज है वो जो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाता है और पूछा जाता है कि भाई फीडबैक दो कि हम किस तरीके से अपनी चीजों को क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो कई कंपनीज एम्प्लॉय सर्वेज और फीडबैक सिस्टम जो है वो बनाती है ताकि टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉय से क्या कर सके, अपनी कंपनी के बारे में फीडबैक कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट है आपका ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी, खुला दरवाजा नीति, भाई दरवाजा खोल दिया, ठीक है। अब इस मॉडल में एम्प्लॉयज को जो डायरेक्टली अपने मैनेजर्स और सीनियर लीडर्स के पास जाने का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स, सजेशंस उनके साथ शेयर कर सके। यहाँ पे एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास तुरंत ऐसे बिना किसी हिचक झिझक के जा सके और अपने कंसर्न, अपने सजेशंस, अपनी ग्रीवेंसेस उनके पास पहुंचा सके ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स और सजेशंस जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर सके। ये एक ट्रांसपेरेंट और एम्प्लॉय फ्रेंडली कल्चर बनाता है जिसमें हर एम्प्लॉय की आवाज जो है वो सुनी जाती है। यहाँ पे ये क्या प्रमोट करा है, ये प्रमोट करा है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन किससे, देखो हमने सुना है ना, हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर स्केलर चेन, है ना। स्केलर चेन में क्या होता है, एक प्रॉपर चेन ऑफ कम्युनिकेशन होती है कि अगर आपको इससे बात करना है तो पहले इससे इसकी तरफ गुजरना पड़ेगा, है ना। इससे बात करना है तो इधर से। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी बना दी है कि आप डायरेक्टली अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हो किसी से तो आप डायरेक्टली जाते हो, डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, अपनी दुविधा उनसे शेयर कर सकते हो। तो ये आप बात करता है खुला दरवाजा नीति की, ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन गोल सेटिंग। नाम से समझिएगा, लक्ष्य निर्धारण में कर्मचारी की भागीदारी, मतलब गोल्स जब बनते हैं कंपनीज के, ऑब्जेक्टिव जब कंपनी सेट करती है तो एम्प्लॉयज को भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है। एम्प्लॉयज के जो है वो भी उनको गोल्स को डिसाइड करने में क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, तो वो उन्हें अचीव करने के लिए ज्यादा डेडिकेटेड होंगे। जब भाई उनको ही आप इन्वॉल्व कर लोगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बनाने में, तो उनको कितनी ज्यादा उत्साह रहेगी कि भाई ये गोल तो मैंने ही बनाया है, तो वो लोग ज्यादा लाइकली टू बी मोटिवेटेड रहेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने ही वो गोल सेटिंग में हेल्प करी है, वो ज्यादा कमिटेड रहेंगे ऐसे गोल्स को अचीव करने के लिए। इस मॉडल में वर्कर्स और मैनेजमेंट मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं। इससे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन, इंगेजमेंट, प्रोडक्टिविटी सभी कुछ जो है इंप्रूव होता है और वो कंपनी की तरफ काम करने के लिए ज्यादा उत्साहित होते हैं और ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव इन सेफ्टी कमिटी। अब ये भी आप नाम से समझिएगा, सुरक्षा समिति में कर्मचारी की प्रतिनिधि। यहाँ क्या किया जा रहा है भाई, है ना, जो वर्कर्स की सेफ्टी और वेलबींग इंश्योर करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन एक सेफ्टी कमेटी बनाती है, क्या करती है वो, एक सेफ्टी कमेटी जो है वो बनाती है, सुरक्षा समिति जो है वो क्रिएट करती है, जिसमें वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये कमेटी जो भी वर्क प्लेस में जितनी भी कमियां हैं, हैजार्ड्स है, उनको आइडेंटिफाई करती है और जो भी सेफ्टी पॉलिसीज उन्हें बनाना होता है कंपनी की वर्क एनवायरनमेंट के लिए, उसके बारे में डिस्कस करती है एम्प्लॉय से और एक सेफ वर्क प्रैक्टिसेस बनाने में हेल्प करवाती है उन लोगों से। और ये ना उनको उसके लिए रेडी करती है ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हमारी सेफ्टी पॉलिसीज हमसे ही डिस्कस की जा रही है, ठीक है। एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इस कमिटी के अंदर होता है, सारे ही एम्प्लॉयज नहीं होते बट एक कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एम्प्लॉयज, सारी एम्प्लॉयज की तरफ से, जो फोकस करते हैं सेफ और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट को बनाने के लिए, है ना, कोलैबोरेट करते हैं मैनेजमेंट के साथ जो कि सेफ्टी इश्यूज को एड्रेस कर सके और उसके बारे में बात कर सकें, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। भाई बात हम इसी की कर रहे हैं, निर्णय लेने में कर्मचारी की भागीदारी किस किस प्रकार से होती है वो हमने देख लिया किन स्तरों में होती है। अब एक बार भाई जब ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथों में होंगे तो एम्प्लॉयज तो डिमोटिवेटेड होंगे, तो डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेटेड फील करवाना, उनको एनकरेज करवाना भी एक नेसेसरी होती है ताकि वो मोटिवेटेड रहे, है ना। और ये अलग अलग लेवल्स पे होता है और वो स्तर हम पढ़ चुके हैं, बस ये कुछ भी नहीं है। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हम पढ़ ही तो वही रहे ना, वर्कर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, है ना। ओके, तो हमने इतनी सारी चीजें जो है यहाँ पे आपकी देख ली है, ठीक है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं भाई, ज्यादा है तो। वर्क काउंसिल, काउंसिल
देन एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड्स, वर्क काउंसिल क्या था भाई, हिंदी में देख लेंगे इसको, हाँ, कार्य परिषद वर्क काउंसिल क्या है, एक ऑफिशियल बॉडी है भाई, है ना, एक ऑफिशियल बॉडी है जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच एक कम्युनिकेशन चैनल का काम करती है ना, जहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, इंपॉर्टेंट मुद्दों पे डिस्कस किया जाता है। फिर आता है एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कोई भी एक एम्प्लॉय को एज अ रिप्रेजेंटेटिव बना के डाल दो ताकि वो भी वहाँ जो भी डिसीजन चल रहे हैं उनमें हमारे तरफ से साथ ले। ज्वाइंट कंसल्टेशन कमिटी, संयुक्त परामर्श समिति है जहाँ पे वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों साथ में ही कमिटी बनाते हैं और इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग, यहाँ पे ट्रेड यूनियंस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं रिलेटेड टू कुछ इश्यूज जैसे कि सैलरीज डिसाइड करना, वेजेस डिसाइड करना, वेतन, लाभ, कार्य घंटे और अन्य नीतियों के बारे में डिसाइड करना, ये सारी चीजें सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर होती है। फिर आती है आपकी गुणवत्ता चक्र, क्वालिटी सर्कल, जहाँ पे आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज उनकी प्रोसेसेस में क्या सुधार ला सकते हो, क्या गुणवत्ता में सुधार ला सकते हो, क्वालिटीज में सुधार ला सकते हो, उसके बारे में बात करते हो। सजेशन स्कीम, सुझाव योजना होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एनकरेज करते हो रिलेटेड टू कोई भी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी अगर आपको कंपनी की इंप्रूव करना है या कोई भी प्रतिक्रियाओं में सुधार लेकर आना है उसके बारे में बात करते हैं। कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना या एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, ईसॉप्स, ईसॉप्स क्या बोलता है, अगर कोई भी एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो उसको उसको कंपनी के शेयर दे दो ताकि उसको एक ओनरशिप वाली फीलिंग आए और वो उतना ही मोटिवेटेड हो टुवर्ड्स वर्क। कर्मचारी सर्वेक्षण और प्रतिक्रिया प्रणाली, एम्प्लॉय सर्वेज एंड फीडबैक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या किया जाता है, इस फॉर्म में वर्कर्स को एनकरेज किया जाता है ताकि वो क्या करें, अपने फीडबैक्स वगैरह जो है कंपनी से रिलेटेड वो सारी चीजें दे, है ना। कंपनी कई बार टाइम टू टाइम इनके फीडबैक्स भी कंपनी से रिलेटेड कलेक्ट करती है। फिर आती है खुला द्वार नीति या ओपन डोर पॉलिसी, यहाँ पे एम्प्लॉयज डायरेक्टली अपने सीनियर्स से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है यहाँ पे। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन गोल सेटिंग, भाई गोल्स और ऑब्जेक्टिव जब वो खुद बनाएंगे तो उतने ही अच्छे से वो काम भी करेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर आता है सुरक्षा समितियों में कर्मचारी का प्रतिनिधित्व या एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव सेफ्टी कमिटी, सेफ्टी कमिटीज कई बार कंपनीज बनाती है जिसमें एम्प्लॉय का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ले लेती है जहां पे ये सुरक्षा और स्वस्थ कार्य वातावरण के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में डिसीजन या पॉलिसीज बनाते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ये तो भाई जो टॉपिक है वही हो गया, ठीक है, तो ये तो समझ आ ही जाना चाहिए, है ना। कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि भाई वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डेफिनेटली एक एसेंशियल एलिमेंट है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का, जो कि क्या इंश्योर करती है, कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट जहां एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों ही साथ में मिलकर काम करते हैं, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व किया जाता है ना। जब ये अच्छे से इंप्लीमेंट की जाती है कंपनी के द्वारा तो इट लीड्स टू व्हाट, इसके क्या उद्देश्य, इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होता है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, वर्कफोर्स मोटिवेटेड रहती है, काम उतना ही एफिशिएंटली करती है ना। हाउएवर टू मेक डब्ल्यूपीएम सक्सेसफुल, दोनों ही मैनेजमेंट और एम्प्लॉय को साथ में मिलकर ट्रस्ट के साथ, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ और वेल डिफाइंड पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर के साथ काम करना चाहिए। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हमारे लिए है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने पूरा वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डब्ल्यूपीएम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डब्ल्यूपीएम के क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा देखे गए हैं, जिसमें आप क्वालिटी सर्कल क्या होता है, ईसॉप्स क्या होता है, ठीक है, अपना सजेशन स्कीम्स क्या होती है, आपकी वर्क काउंसिल क्या होती है, ज्वाइंट कंसल्टेशन कमिटीज क्या होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, इसके कब आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं आपको पता नहीं चल जाता है और आप इन पे ध्यान नहीं देते हो। तो मैंने आपको इसलिए भाई पहले ही बता दिया कि आपको ये चीज में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने आज यहाँ पे खत्म कर दिया है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आपका खत्म हो गया है क्या, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नेक्स्ट जो होगा वो हमारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स बचे हैं वो रह जाएंगे, बाकी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा खत्म हो चुका है। यहीं पे हमारा हम आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं और सभा समाप्त करने के पहले मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट न्यूज शेयर करना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी। भाई लक्ष्य कॉमर्स सफलता की गारंटी मेरा क्लासेस ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया है ये बैच एक पूरा कंप्रहेंसिव पैकेज है अबाउट योर कॉमर्स, ठीक है, जिसमें आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, लाइव लेक्चर्स ले सकते हो, डाउट सेशंस ले सकते हो, शॉर्ट नोट्स 5000 प्लस एमसीक्यूज की बड़ी सी प्रैक्टिस सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, पीवाई क्यूज का यहाँ पे बेहतरीन सा एनालिसिस आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर
असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप मेहरा क्लासेस के ऐप पर जा सकते हैं, है ना। इस लक्ष्य कॉमर्स की कोर्स को आप अवेल करवा सकते हो। और भाई देर किस बात की है, मात्र 299 में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, प्रैक्टिस मिल रहा है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, एक एक चीज पर आपको वहां पे भी सेम ऐसे ही फोकस्ड वे में हम पढ़ाते हैं। कोई भी क्वेरीज होती है हम वहां पे आपकी डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए है भाई, सभी बच्चों के लिए है जितने भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। और बिल्कुल उनका टारगेट है 2025 का बैच आपको निकालना ही निकालना है एनी हाउ। तो 299 में मात्र ये आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, पूरी तरीके से आपको वहां पे पढ़ाया जाता है। और इस कोर्स को अवेल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है एवरीवन, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहरा क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, मेहरा क्लासेस ऑफिशियल नाम का आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हो। डेमोज आपको यूट्यूब पे भी कई वीडियोज जो है आप वहां पे भी देख सकते हो। आप डेमोज लेकर आप पूरा पैकेज जो है वहां से खरीद सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम ये वीडियोस वगैरह डालते हैं वहां पे आप जा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, चैनल को। और कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा जहाँ पे आप कोई भी डिफरेंट क्वेरीज आपकी हैं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरीज आपकी हैं, तो वो आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर पूछ सकते हैं। और जल्द से जल्द भाई लक्ष्य कॉमर्स फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी में साथ दे सके और आपकी सफलता में हमारा थोड़ा सा हाथ है। ठीक है एवरीवन, अभी के लिए ये सब समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जब तक के गुड बाय।